Audio Jungle. Audio Jungle. बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो यूपी की सरकार को लेकर, यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर। अभी वैसे तो 1 साल का समय बाकी है, लेकिन गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी अपने चुनावी तैयारियों को लेकर काफी सजग दिख रही है, और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी इस बात से बिल्कुल निश्चिंत है कि अगली बार भी उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कदम लगाकर यह साबित कर रही है कि अगली सरकार उनके दम पर बनने वाली है। और मैं अमन जी आपसे ये जानना चाहूंगा, जी अमन जी आप बताइए कि कांग्रेस और बसपा यूपी में क्या कुछ कर पाएगी? देखिए, नमस्कार विनय जी। पहली बात तो बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिबेट शो में मुझे बुलाया। और एक जो आपने टॉपिक आज चुना है कि क्या कांग्रेस और बसपा या यूं कहें कि जो सत्ताधारी दल है वो वापस कर पाएगा, बिल्कुल विनय जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह का अगर हम योगी सरकार का 3 या 4 साल का पूरा कार्यकाल देखें तो ऐसा कोई भी अचीवमेंट नजर नहीं आता जिसके बलबूते ये कहा जाए कि काम के नाम पर ये सरकार वापस आए। ये बिल्कुल तर्कसंगत बात मैं कर रहा हूं। ऐसा कोई भी मुझे काम नजर नहीं आ रहा जिसके नाम पर ये कहा जाए कि सरकार को वापस आना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो राम मंदिर को लेकर जरूर आने वाले दिनों में इसकी चर्चा जरूर शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह से उस पर कार्य जोर शोर शुरू हो रहा है और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो जनता अभी परेशान है उसको लेकर योगी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और अब तक 3 सालों में यही देखा गया। अभी अगर हम बात करें क्राइम रेट की तो लगातार यूपी में जो क्राइम है वो बढ़ता चला गया है। जबकि अगर हम शुरुआती दिनों में देखें तो यही बीजेपी थी जो लगातार सपा पर अटैक करती थी, लेकिन अभी खुद उसी में आकर उलझ गई है। क्योंकि अगर अभी बदायूं का जो मामला है उसी को देखें आप तो लगातार सरकार की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई दिन से लापता होने के बाद उसको ढूंढा जाता है, पुलिस पकड़ती है। तो यानी कि कई सारे मामले ऐसे हैं जिसको लेकर बीजेपी या यूं कहें कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो अपने आप को जो पायदान पर खरा नहीं उतार पा रही है। रही बात 2022 में जब चुनाव होगा उसमें क्या बीजेपी दोबारा कमबैक आएगी और क्या जो सपा बसपा और कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत हो पाएगी? देखिए, पन्नों पर अगर बात करें तो ये कोई बहुत ज्यादा इसमें आशावान नहीं है कि ये सरकार जो है उसको हटाया जा सकता है या ये सरकार जा सकती है। क्योंकि अगर कागजों पर देखें तो अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसके हिसाब से जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में किया है वो ये बताता है कि उनकी पार्टी की जो अभी भी मजबूती है यूपी में वो खासी मजबूत है। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस सपा और बसपा लगातार अलग अलग रुख अपना रहे हैं, खासकर मायावती का रुख जिस तरह देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी से नजदीकी उनकी बढ़ रही है, तो ऐसे में सपा के लिए एक और चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि सपा के लिए सत्ता में वापस आना अब उतना आसान नजर नहीं आ रहा। विनय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किलें होती जा रही हैं, लेकिन जी मुझे तो भावना दिख रही है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी के लिए मुकाबला हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं करूंगा विनय जी, आपकी बात अपनी जगह भी ठीक है। लेकिन अगर आप जो जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो उसको लेकर अभी कोई बहुत आशावान चीजें नहीं है, खासकर सपा और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, दोनों ही पार्टियां उतना अभी जमीनी स्तर पर स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही जिसकी हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरह का लोकसभा में प्रदर्शन रहा है सपा का, और खासकर जो सपा में घरेलू जो कलह है उनका कहीं ना कहीं मुश्किलों वाला रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी इसको दूर की कौड़ी है, इसको अभी इतना आसान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बीजेपी लगातार किसी न किसी बहाने से तो चर्चाओं में बनी हुई है और लगातार लोगों तक पहुंच उसकी है। ऐसे में जमीनी जो की बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें तो सपा और आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर बीजेपी को टक्कर देने की उनकी कोशिश हो सकती है तो। क्योंकि लगातार हम देखें तो आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में ही सिमट के रहती हुई नजर आई है अभी तक। लेकिन हाँ, वो अभी उत्तराखंड में और जिस तरह से पंजाब में उनकी थोड़ी सी स्थिति मजबूत है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी में थोड़ा सा तो उनका जो है कद बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी वो इतना मजबूत नहीं होगा कि उसके लिए ये कहा जाए कि वो सरकार को
सत्ता से बेदखल कर सकते हैं या खुद जो है सत्ता पर आ सकते हैं, विनय जी? लेकिन इस बीच में हम आपको सब लोग को बता दें, हमारे बीच में सीनियर लॉयर अजय बंसल जी जुड़ गए हैं। बंसल जी नमस्कार नमस्कार। जी। नमस्कार सर, सबको तो प्रणाम मेरा। अभिषेक जी, आप बताइए कि अगर यूपी में कांग्रेस कांग्रेस बसपा तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो क्या बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। मेरा गला थोड़ा आज खराब है, तो अगर कोई असहजता होती है किसी को समझने में तो अग्रिम माफी चाहूंगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इस ये बहुत जल्दी है प्रेडिक्ट करने, कोई भी आंकलन बनाने के लिए ये बहुत जल्दी है। अभी 1 साल से ऊपर बाकी है, और जो भी इस तरह के आंकलन है, अभी इस अगले 1 साल 8 महीने 10 महीने 1 साल में कई प्रकार की चीजें होंगी, कई प्रकार की लहर बनेंगी और कई वेरिएबल्स है। तो अभी काफी जल्दी है। और जहां तक इन्होंने अमन जी ने बताया कि बहुत ज्यादा विपक्षी दल आशावान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाजपा की अगर देखें, मान लीजिए भाजपा ने कुछ किया है, योगी सरकार ने नहीं किया है। देखिए, राज्य सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है, और वो चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी, ये दो अलग विषय है। पिछले राज्यसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने काम बोलता है के नाम पे जो है तमाम प्रचार किया, लेकिन जो है उसमें सफलता हासिल नहीं होगी। कई सारे वेरिएबल्स और भी बिल्कुल हैं इसमें। जी। तो वो मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, भाजपा की भी देखिए, चुनाव दो प्रकार से जीते जाते हैं। एक जो होता है चुनाव लहर से जीता जाता है, जो भाजपा हमेशा लहर से चुनाव जीतती है। दूसरा होता है सामाजिक गणित। सामाजिक गणित की अगर बात करें तो उपचुनाव में सबसे ज्यादा प्रासंगिक चुनावी गणित सामाजिक गणित होता है। पिछले अभी नवंबर में उपचुनाव हुए, जिसमें 7 में से 6 सीटें भाजपा जीती है। तो उसमें ये देख के लग रहा है कि भाई, ना तो सामाजिक गणित के स्तर पे भाजपा को बहुत कमजोर कहा जा सकता है, और ना ही जो है ऐसा कहा जा सकता है कि अगले 1 साल में कोई भाजपा कोई लहर बनाने में नाकामयाब होगी, असफल होगी। तो दूसरी चीज ये कि उपचुनावों में हमने जो देखा कि जो उपचुनाव जो होते हैं सामाजिक गणित और क्षेत्र विशेष के चुनाव लोकल मुद्दों पे होते हैं, जिसमें से 7 में से 6 सीटें भाजपा ने जीती। तो कई सारे वेरिएबल्स हैं। चाहे अगले 1 साल, कई लोग कह रहे हैं कि अगला जो 2021 का साल होगा वैक्सीन का साल होगा, इसमें प्रबंधन अच्छा होगा, खराब होगा, और प्रबंधन या कुप्रबंधन किस हद तक प्रासंगिक होगा चुनाव में, ये भी देखने वाला होगा। बिहार में भी लोगों का कहना था कि वैसे आप प्रवासी मजदूरों हेलो हेलो बिहार के चुनाव में अभिषेक लोगों का कहना था कि अभी प्रवासी मध्य मजदूरों प्रदेश का में मुद्दा खबर वापस। थी, हेलो जी, बताइए, जैसे बोलिए। खबर आई है कि जो वॉलेंटियर को वैक्सीन की खुराक दी गई थी, उसकी हालत बहुत खराब है। वैक्सीन को बिना बहुत जल्दबाजी मैं में इन्होंने तो मैं रिकॉर्डिंग कर दिया। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अब जो वैक्सीन के का जो वैक्सीन बांटने का और वैक्सीन लगवाने का प्रबंधन होगा या कुप्रबंधन होगा, और वो प्रबंधन या कुप्रबंधन किस हद तक चुनाव में प्रासंगिक होगा, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि बिहार चुनाव से पहले कहा गया था कि जैसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में जो कुप्रबंधन हुआ है, उसका नुकसान होगा सत्तारूढ़ दलों को, हो सकता है। फिर भी भाजपा जदयू सत्तासीन है, वजह चाहे जो भी हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, किसी एक चीज पे नहीं कहा जाता। और अभी मेरा जो मानना है, इस समय विधानसभा जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, वो अगर उसका पर्सोनिफिकेशन किया जाए तो ये कहा जाएगा कि वो अपनी शैशव अवस्था में है, मतलब इन्फेंट। किसी भी प्रकार का इस समय आंकलन मुश्किल होगा। बाकी भाजपा अगर ना तो इस समय भाजपा ना तो कमजोर दिख रही है, और विपक्षी दलों में सक्रियता की कमी दिख रही है, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा ही दिख रही है, पिछले चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो नवंबर के। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों वैसे में सक्रिय हुई है, लेकिन अभी वो यूपी में नई पार्टी है, और किस हद तक वो उस सक्रियता का फायदा उठा ले पाएगी, ये आगे आने समय देखने वाली चीज होगी, क्योंकि बिल्कुल नई पार्टी है यूपी में। जी नहीं, जी। आपने बिल्कुल सही सही कहा कि नई आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में जब पहले बार चुनाव लड़ी थी, तब भी उसने पहली बार दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस जी जैसी सरकारों को पटकनी दी। बिल्कुल। ये कई लोग समझिए कि वो कई
तन्मयता के साथ पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ जाता है। पिछले ये एक काफी सवा लोग साल से संगठन बहुत एक्टिव है काफी हमारा। लोग का ये कहना है कि जैसे दिल्ली में इन्होंने एक ही बार पहली बार चुनाव लड़के कुछ चंद एक साल पुरानी पार्टी जो है पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। तो लेकिन यूपी में अभी उस तरह की जो वो राष्ट्रीय स्तर का अन्ना आंदोलन हुआ था उससे निकली हुई पार्टी थी, तो उन्होंने पहला चुनाव खेला और जीत गए। लेकिन अभी यूपी में इस स्तर का कोई आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा कि अभी हो सकता है आने वाले 8-10 दिनों में ये ऐसी कोई लहर पैदा करने पे सफल हो पाए। मैं ही क्या नकार नहीं रहा उसको, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अभी शैशव अवस्था है इस विधानसभा चुनाव की। आने वाले समय में ये देखने वाली चीज होगी कि यह किस तरह की लहर आम आदमी पार्टी पैदा कर पाती है, या दूसरे विपक्षी दल कितना सक्रिय हो पाते हैं, या भाजपा कोई ऐसा अनोखा मुद्दा ले आती है कि हिंदू और मुस्लिम पे ले आए। क्योंकि देखिए अभी क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव, चित्रकूट की यात्रा पे गए तो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बार आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी करने की कोशिश करी थी जब वो भगवान शंकर के मंदिरों में जाना शुरू किया था। लेकिन ये भाजपा इन लोग को समझना होगा कि भाजपा की टर्न, अगर चुनाव भाजपा से जीतना है तो जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया कि डिबेट ही शिफ्ट कर दी, हिंदू मुस्लिम से डिबेट शिफ्ट करके आम आदमी की बेसिक सुख सुविधाओं पे वो ले आए। तो ये करना होगा कि डिबेट शिफ्ट करनी होगी। बाकी हाँ, अभी आने वाले 8-10 महीने 1 साल है, उसमें लहर पैदा करने में और नेताओं को सक्रिय होने में समय है, वो कर सकते हैं। तो ये देखने वाली चीज होगी अगले 8-10 महीने में क्या होगा, और ये चर्चा का विषय चुनाव आचार संहिता घोषित होने के बाद आकलन असली किया जा सकता है कि क्या किसके चांसेस लगे। जी देखिए भाजपा जब चुनाव में उतरी थी पिछली बार विधानसभा चुनाव में, तो उसने जी समाजवादी पार्टी का, अखिलेश सरकार का सिर्फ यही मुद्दा बनाया था कि भ्रष्टाचार बहुत है, अपराध बहुत है, इन सब मुद्दों पे आई थी। लेकिन जब से बिल्कुल। सरकार यूपी में आई है तब से वो हमेशा इन चीजों को कोई भी नियंत्रण नहीं लगाता रही है। अपराध बढ़ता जा रहा है, पुलिस की मनमानी बढ़ती जा रही है, ये सब जनता समझ रही है। तो ये सब भी मुद्दे होंगे आगे चुनाव में। जी संभव है, लेकिन जो है देखिए सिर्फ अच्छा बंसल जी, आपसे मैं इस विषय पे थोड़ी सी टिप्पणी चाहूंगा कि यूपी सरकार पे जो पिछले 3.5 साल का जो काम काज उस पर अपना कानूनी राय बोलिए। मैं कहा यूपी सरकार जो भी काम करवा रही है पुलिस के बलबूते पे, पुलिस के दम पर करवा रही है। और पुलिस एक बड़ी बदनाम एजेंसी है, अपराधियों की एजेंसी है, वो सारे काम गलती करती है। और उससे अगर अपने काम ये करवाएगी सही या गलत, तो नेचुरली लोगों के दिमाग में नफरत तो पैदा होती जा रही है पुलिस यूपी सरकार के प्रति। और सेकंड बात, जो इस टाइम किसान आंदोलन है, इसमें किसान अभी तक तो पंजाब के ही मेन है, हरियाणा से भी आ रहे हैं और यूपी से भी आ रहे हैं। अगर ये मूवमेंट बढ़ गया और यूपी के किसान भी बगावत पे आ गए उसी तर्ज में जिसमें पंजाब के आए हुए हैं, तो योगी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। और सारा इलेक्शन का, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा दूर है, वो सारा चेंज हो जाएगा फिनोमिना, क्योंकि किसानों के वोट बहुत ज्यादा है वेस्टर्न यूपी में खास तौर पे। और किसान अगर भड़क गए योगी सरकार के खिलाफ, तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि योगी सरकार का सफाया भी हो जाए। और केजरीवाल साहब तो लगे हुए हैं किसानों के वोट कैश करने के अंदर, तो इस फैक्टर को भी रखिए आप। अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस कंट्री में इस साल 2022 में बहुत होनी है। कोरोना की मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है समझता मैं, जितना एक किसान आंदोलन है। हालांकि मीडिया और ये बीजेपी वाले इसके खिलाफ फिजूल बातें बोले जा रही है, लेकिन सच्चाई है कि किसान मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अभी तक 8 या 9 मीटिंग हो चुकी है, सब फेल हो गई है। और ये मीटिंगें इसलिए फेल हुई है कि किसान बाजिद हैं कि अपनी इन्होंने डिमांड की ये तीनों बिल विड्रा करवाने हैं, मनवा के छोड़ेंगे। इधर मोदी साहब भी बाजिद हैं कि ये बिल विड्रा नहीं करूंगा। तो इस कश्मकश का रिजल्ट सीधा चुनाव पे आएगा, सीधा। और इसका रिजल्ट ये आएगा कि मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल तक बढ़ जाएगी, और यूपी में तो बढ़ने ही वाली है। और ये बढ़ गई तो उसका इलेक्शन पे सीधा इफेक्ट आएगा, और केजरीवाल इस इफेक्ट को बिल्कुल कैश करेगा। केजरीवाल ही करेगा और सपा भी करेगी इसको, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा इलेक्शन के अंदर। तो कुछ भी हो सकता है इलेक्शन के अंदर। ये ठीक है आज के दिन बीजेपी स्ट्रांग है यूपी के अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्ट्रांगनेस बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि अभी बहुत ज्यादा वेट करिए, एटलीस्ट ये नेक्स्ट 3-4 महीने तो बड़े क्रूशल हैं इस चीज के लिए कि किसान आंदोलन किस तरफ जाएगा। जहां तक मेरा व्यू है, ये अपनी बात मनवा के हटेंगे किसान। और इस चीज को यूपी सरकार
इस चीज को यूपी सरकार, इस चीज का नुकसान यूपी सरकार को डेफिनेटली होगा, योगी सरकार को डेफिनेटली होगा इलेक्शन के अंदर, और केजरीवाल को डेफिनेटली फायदा होगा इसके अंदर, ये कह रहा हूँ। और बाकी लोकल पॉलिटिक्स की बात है तो एक हंसने की बात भी है और सही बात भी है कि अमन, यस सर, जी सर, जी विनय जी। अरविंद जी, अभी जैसा कि आपने पूछा, बीजेपी बहुत ही मजबूत पार्टी है, पैसे से भी भरपूर है, उनका संगठन भी बहुत है। इसके बावजूद जी क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इनके ऊपर नकेल कस पाएगी? मैं ये बता दूं देखिए, कि जिस तरह से यूपी की अगर बात करें तो 2018-17 में जब उपचुनाव हुए वहां पर, और जिस तरह से गोलबंदी की गई, यानी कि जिस तरह से सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े, और जिस तरह से गोरखपुर में जो योगी जी का एक ऐसी जगह थी जहां से चुनाव जीतना नामुमकिन माना जाता था, उस सीट पर भी हराया। तो यानी कि जब तक जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट ना हो, एक साथ ना खड़े हों, ये अभी इतना मुमकिन नहीं है कि एक साथ मिलकर मिले बिना चुनाव हराया जाए बीजेपी को। और जब देखिए एक साथ मिलकर खड़े हुए तो उस समय यूपी में बीजेपी की जो 80 सीटें, लगभग उस 80 में से लगभग 70 के आसपास सीटें उस समय आई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर कि आप जब विपक्षी दल एक साथ आएंगे, विपक्षी दल एक साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप ये मान सकते हैं कि कुछ बीजेपी के की जो रफ्तार है उस पर नकेल कसी जा सकती है। और ये कहीं ना कहीं फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले या कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, कोई अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में इन पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। उसी का नतीजा ये होगा कि आप फूलपुर की तरह, गोरखपुर की तरह, नूरपुर की तरह आप बीजेपी को चुनाव हरा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रुख मायावती का हो या कांग्रेस का हो, एकजुटता ना होने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि सारी जो पार्टियां हैं वो आपस में ही वोट काट रही हैं। इसी वजह से एक बार फिर जब हमने 19 में देखा कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली, और सपा और बसपा में जिस तरह से उसके बाद आपस में खटास पैदा हुई, तो ये दिख रहा है कि जो विपक्षी दल है वो उतना स्ट्रॉन्ग जो है नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। अगर ये हो पाया तो कोई मुश्किल की बात नहीं है कि योगी सरकार को सत्ता से हटना पड़े, क्योंकि मुद्दे बड़े हैं। बिल्कुल जो बंसल जी ने बात कही, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करना चाहता हूं कि बिल्कुल मुद्दे बड़े हैं। किसानों का प्रदेश है यूपी, और किसान ज्यादातर वहीं से आते हैं। मूवमेंट चल रहा है, पूरा भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में उनकी जो संख्या को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो मुश्किल में पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर जो कई सारे मुद्दे हैं, हम क्राइम को लगातार उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन चाहे आप बदायूं की बात करिए, हाथरस की बात करिए, उन्नाव की बात करिए, शाहजहांपुर की बात करिए, एक के बाद एक ऐसे तमाम मामले हैं जिन पे बीजेपी को घेरा जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक साथ दलों को आना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर बीजेपी के ऊपर नकेल कसी जा सकती है, बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल अभिषेक जी ने जिस कहा कि अभी हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई भी इस पे अपनी राय बनाना। लेकिन हाँ, अभी हवा बहना शुरू हो रही है, क्योंकि 2021 जिस तरह शुरू हुआ है तो एक साल पूरा है राजनीतिक दलों के लिए कि पूरा खुला मैदान है कि वो अपनी जमीन मजबूत कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ये इतना आसान होगा क्या, ये इतना आसान रहने वाला है क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल 2022 का चुनाव है वो कई मुद्दों को लेकर लड़ा जाने वाला है। ऐसे में योगी सरकार को अपनी साख बचाना सबसे बड़ी उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बन जाएगी। और साथ में जो विपक्षी दल हैं अगर वो एक साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। अमन जी, जैसा कि आपने बताया कि जी बीजेपी बहुत पावर में है, एक तो सशक्त भी है, हर बिल्कुल तरीके से सशक्त। क्या आपको लगता है बिल्कुल। कि बीजेपी में एकता को बरकरार रखेगी, चाहे वो कोई भी दल हो, सपा बसपा? जी जैसा कि आप बसपा का तो अस्तित्व बिल्कुल उसमें है, उपचुनाव में राज्यसभा के उपचुनाव में भी उन्होंने साथ देने की बात कही थी। हो सकता है इसके जी जी पीछे जी दबाव भी हो सकता है, बीएसपी पे बिल्कुल। काफी दबाव हो, मायावती पे आय से अधिक का इनके ऊपर वैसे भी दबाव है। दूसरी तरफ जी जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी कुछ ज्यादा खुलकर नहीं बोल, उनके ऊपर भी रिवर जी फ्रंट का बिल्कुल मामला चल रहा है कि बिल्कुल उनको चेतावनी है कि ज्यादा कुछ बोला तो आपको हो सकता है अंजाम भुगतना पड़े। तो बिल्कुल। आपको देखिए लगता बिल्कुल है जी कोई वहां पे कोई मुकाबला कर पाएगा या उनकी जगह कोई ले पाएगा? जी, लास्ट वाली में आवाज सुन नहीं पाया विनय
जी आपकी मैं किसका ये मुकाबला कहता पाएगा? मेरा कहना है कि बीजेपी सक्षम है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। ये किसी भी बिल्कुल। विपक्ष को मजबूत होने ही नहीं देंगे, ना वो सपा बसपा को देखिए, एक होने देंगे। पिछली बार जी तीन बिल्कुल। बार भी बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन उसको नाकामी हाथ में लगी थी। कांग्रेस भी थी, देखिए, लेकिन कांग्रेस जी ये गठबंधन कुछ नहीं कर पाया। और जी दूसरी बिल्कुल। और चीज है देखिए कि विनय जी, हो जब सकता है जी मायावती जी जो मायावती को उन्होंने पर्दे के पीछे से चेतावनी दे रखी हो कि अगर आपने कुछ जी भी ज्यादा सरकार के खिलाफ में बोला जी तो हो सकता है आपको जेल की हवा खानी पड़े, कानूनी देखिए दांवपेच में विनय जी, फंसा देंगे, जी बिल्कुल विनय जी, ईडी मैं लगा आप देंगे। एक जी बिल्कुल एक फैक्ट बताना चलूं। अब आपको सपा और बसपा की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आपको याद हो 2019 से पहले यही अखिलेश थे जो लगातार ये कहते थे कि मेरी बुआ है मायावती, उनका सम्मान मेरा जी सम्मान, मेरा अपमान उनका अपमान। लेकिन उस इलेक्शन के बाद क्या हश्र हुआ आप अच्छे से जानते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक साथ आने की जो मंशा है विपक्षी दलों की, वो बीजेपी कभी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन अब हालात पहले की तरह नहीं रहे। अगर आप देखें केंद्र की आप बात कर रहे हैं, वहां से भी अकाली दल की बात करें या हनुमान बेनीवाल की बात करें, उनकी पार्टियां एनडीए से अलग हो चुकी हैं। तो यानी कि अब और इससे पहले महाराष्ट्र में हम देख ही चुके हैं, शिवसेना उनसे अलग हो चुकी है। तो यानी कि अब ये बीजेपी उतनी स्ट्रांग बीजेपी नजर नहीं आती जिसकी हम बात अब से 1 साल या 2 साल पहले किया करते। तो ऐसे में जो विपक्षी दल है उनको एक जमीन तैयार करनी पड़ेगी, लगातार मजबूत करना पड़ेगा खुद को। क्योंकि अगर आप देखें तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस की अगर मैं बात करना चाहूं तो आपको भी अच्छे से पता होगा, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, लोग बैठे हैं, इनको भी पता होगा कि फिलहाल अभी कुछ भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है कांग्रेस। तो ऐसे में सपा इसके बाद बसती है, बसपा तो जिस तरह से आप खुद ही कह रहे हैं कि लगातार जो है बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। तो ऐसे में सपा के लिए बड़ी मुश्किल है कि कैसे अपने आप को मजबूत करे। अगर आम आदमी पार्टी निकलकर चुनाव में आती है तो क्या उसको अपनी जमीन बनाने में समय नहीं लगेगा? क्या अभी 1 साल का वक्त है, क्या वो अभी से तैयारी करने में लगी हुई है? ये कई सारे सवाल है जिसको लेकर आने वाले दिनों में चर्चाएं जरूर होंगी। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर मैं फिर कहूंगा ये बात कि विपक्षी दलों का साथ आना बहुत जरूरी है। अगर विपक्षी दल साथ नहीं आए तो ये डगर जो सत्ता बदलने की बात चल रही है, सत्ता से योगी सरकार को हटाने की बात चल रही है, उतना आसान नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर अभी भी देखें तो बीजेपी का काफी हद तक कद मजबूत है यूपी में, और यूपी में ही नहीं, दिल्ली से केंद्र में देखें तो वहां वो मजबूत है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की स्थिति कमजोर नहीं है। तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं, जो उनके विरोधी खेमे हैं, यानी कि अगर कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन लोगों को एक साथ आना ही होगा। उसके अलावा कोई उपाय फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जैसा कि आनंद जी आपने ये कहा कि विपक्षी को नहीं आने देंगे वो, लेकिन दूसरी तरफ हमें इन हालात में तो आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सशक्त दिखती है, जिसने कि जी दिल्ली में 3 बार बीजेपी को आने से रोक दिया। और उनके जी तरीके से उन्हीं तरीके से उनको जवाब देना भी आम आदमी पार्टी जानती है। तो ऐसे हालात में बिल्कुल। तो हमें लगता है यूपी में सबसे ज्यादा मजबूत मजबूत आम आदमी देखिए, पार्टी है। जी बिल्कुल विनय जी, अभी आप अगर आप देखें तो उत्तराखंड में जब जो मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, वो गए बीजेपी के मंत्री से, उन्होंने बोला कि आइए मुझसे बहस करिए आप 5 मुद्दों पर, शिक्षा, बिजली और जो एजुकेशन और जो तमाम बेसिक 5 जरूरत है इनके ऊपर आप बात करिए। तो वो मंत्री बात करने को ही नहीं आए, जो त्रिवेंद्र सरकार के मंत्री हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी में संभावना जरूर है, और आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, उस मुद्दों पे आप लड़िए। और दिल्ली में भी उन्होंने यही किया, मुद्दों से नहीं भटके बल्कि मुद्दों की राजनीति की। और देखिए अब जरूरत यूपी इसी में बात की है। कब तक कब तक कब तक आप धर्म के नाम पर एक ही बात को लेकर चलते रहेंगे? कब तक मंदिर मस्जिद की राजनीति होती रहेगी? मुद्दों पे तो आपको आना ही पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी ऐसा करने में काफी सक्षम है। और बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, अगर आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आती है तो एक कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन मैं ये उसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी से जमीन तैयार करनी पड़ेगी, तब आप जाकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखा पाएंगे। क्योंकि दिल्ली में बैठकर आप ये सोचें कि यूपी की राजनीति को हम मजबूत कर लेंगे, ये संभव नहीं है। दिल्ली के जो इनके बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, या खुद अरविंद केजरीवाल है, इन लोगों को यूपी में घूमना पड़ेगा, यूपी की जमीन को खंगालना पड़ेगा, लोगों के जहन को टटोलना पड़ेगा। तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी में एक प्रतिद्वंदी बनकर वो उभर सकते हैं। क्योंकि अभी इनकी राजनीति अगर आम आदमी पार्टी की मन बात जी, करें तो दिल्ली में हमारे पास सिमटी समय नजर आती है। थोड़ा सा कम है। जी, थैंक यू। अमन जी, हम लोग को जी समय की कमी है, इसलिए हम लोग अब सभी लोगों से कंक्लूडिंग कमेंट लेने चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं से बात करना जी मैं अंत में ये अक्षय कहना जी, चाहूंगा। कंक्लूडिंग कर रहे हैं हम लोग। एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से।
इस मुद्दे पे क्या जी हो सकता है? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभिषेक जी। नीतिगत, हेलो, आवाज आ रही? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि नीतिगत स्तर पे कुछ असंतुष्टियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत सत्ता विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ अभी यूपी में नहीं दिख रही। ऐसी सत्ता विरोधी लहरें जो तख्ते पलट देती हैं, ऐसी कोई नहीं दिख रही। बिल्कुल और जो पिछले उपचुनावों के जो नतीजे दिखे, उसमें ये भी दिख रहा है कि सामाजिक गणित में भी कहीं से कमजोर नहीं है भाजपा। हाथरस वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तुरंत बाद जो नवंबर में उपचुनाव हुए, उसमें टूंडला जो हाथरस के बिल्कुल बगल में और सब्सटेंशियल दलित पॉपुलेशन है, वहां पे भी भाजपा जीती है और भी कई जगह भाजपा जीती है। तो कहना, जैसा अमन जी ने बताया, कि अगर करना है, टक्कर लेनी है, तो विपक्षी दलों को साथ आना पड़ेगा और सक्रिय होना बिल्कुल पड़ेगा। कई सारे मुद्दे ऐसे आए जिनमें विपक्षी दलों में सक्रियता का अभाव देखा गया है, चाहे बसपा हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। अच्छा देखिए, बसपा जब हाशिए पे भी रही है, अपने एक समय था जब उसकी 0 सीट आई थी, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में लोग मजाक करते थे कि हाथी ने अंडा दिया। बिल्कुल। उस समय में जी भी जी 20% वोट प्रतिशत बसपा का रहा है। अपने हाशिए में भी 19-20%, क्योंकि इसका एक कमिटेड कैडर है। और लेकिन ये अपने दम पे आज की डेट में चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो इनको चाहिए कि गठबंधन करे, विपक्षी दल साथ में आए। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो ये सबसे सक्रिय इस समय आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन संगठन के तौर पे और बेस वोट उनको बनाना पड़ेगा अभी यूपी में, और कहाँ तक बनाने में सफल होते ही आने वाले समय में देखने की बात रहेगी। लेकिन हाँ, अंत में यही कहना चाहूंगा कि भाजपा से अगर विपक्षी दलों को टक्कर लेनी है, तो साथ आना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, और कुछ लहर बनानी पड़ेगी इस तरह के आंदोलनों की। जी हाँ, अजय बंसल जी, लास्ट कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट आप इस चर्चा पे अपना मैं दें। तो अभी तो मैं करंट डेवलपमेंट चल रही है, ये किसान आंदोलन को देखते जाइए। इसके रिजल्ट से ही सारा इफेक्ट होएगा यूपी इलेक्शन। वरना अगर इसमें ये किसान आंदोलन फेल हो जाता है या रुक जाता है इस टाइम, तो डेफिनेटली बीजेपी दोबारा या तिबारा आ जाएगी। और नहीं रुकता, ये बढ़ जाता है, तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। तो बात तो इसी आंदोलन को देखते जाइए आप। इसी पे डिपेंड करता है सारा खेल, मैं तो ये समझता हूँ। और बाकी ये बात ठीक है, धन्यवाद सबको आप सब। विपक्ष को यूनाइट होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। हर पार्टी को आपस में यूनाइट होना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। धन्यवाद आप सभी वक्ता हमारे शो में आए, सबने आके धन्यवाद। हमारे शो की शान बढ़ाई, के लिए आप सभी का आभार। हम फिर मिलेंगे थैंक ऐसे यू। ही किसी कार्यक्रम में। आप सभी का एक बार फिर से आभार। धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle.